उड़ान जब आसमान छू जाती है, मेहनत की हर कहानी मिसाल बन जाती है। जो महिलाएं अपने सपनों पर यकीन रखती हैं, वो महिलाएं अपनी मंजिल खुद लिखती हैं। नमस्कार, मैं हूँ नाहिद अख्तर। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम तेरी मेरी उसकी बात में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने उस ख्वाब को देखा, अपनी जिम्मेदारियों के साथ उस ख्वाब को शिद्दत के साथ पूरा किया और अपनी मंजिल पाई, या यूं कहें कि अपने ख्वाबों की उड़ान को एक मंजिल तक पहुंचाया, अपने सपनों को उड़ान दी और उसमें कामयाबी भी पाई। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो 3 खास मेहमान मौजूद हैं, वो ऐसी ही खास शख्सियत हैं। उन्होंने अपने परिवार के सपोर्ट, अपनी मेहनत के दम पर अपना ही नहीं बल्कि परिवार का नाम भी रोशन किया। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं उड़ान हौसलों की, और मिलते हैं हमारे तीनों गेस्ट से। आप तीनों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमृता कटारा। नमस्कार। अमृता जी जो हैं वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट पीआरओ हैं। 10 साल इन्होंने पत्रकारिता को दिए हैं और शिद्दत से कामयाबी की मंजिल तक पहुंची हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलका गौड़। अलका जी जो हैं वो डेंटल सर्जन हैं, साथ ही एंटरप्रेन्योर भी हैं, और ख़ास बात ये है कि ना सिर्फ इन्होंने अपनी मंजिल पाई बल्कि ना जाने कितनी बच्चियों की शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धर्मिता चौधरी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पीआर और इस वक्त नगर निगम में ये कार्यरत हैं, और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों के साथ परिवार का भी बखूबी ध्यान रख रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमृता, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वो कहते ना, हम सब आपका आज देख रहे हैं, ना जाने कितने लोग आपका आज देखते होंगे, लेकिन ये जो आज शुरू होता है ना, वो गुजरे कल से शुरू होता है। तो ये जो आज मिला है, उसका कल कैसा था? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो कल निश्चित तौर पे बहुत संघर्ष थे, चुनौतियां थीं, और ये जो हौसलों की उड़ान की आप बात कर रहे हैं, जो सपनों की उड़ान की आप बात कर रहे हैं, वो शुरुआत हुई, मैं भरतपुर से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं वहाँ सरकारी स्कूल में मैंने अपनी शिक्षा वहाँ से ली, और जब मैं स्कूल जाती थी तो महिलाओं को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हुए देखती थी, और वहीं से मैंने सपने देखना शुरू किया कि इनके मुद्दे निश्चित तौर पे मैं सरकार के सामने लाऊंगी, मैं समाज के जो मुद्दे हैं उनको मैं उठाऊंगी और इनकी समस्याओं का समाधान करूंगी। लेकिन वो संभव तभी हो पाता जब मुझे एक मंच मिलता और मैं एक शिक्षा के पथ पर अग्रसर होती। तो मैंने वहाँ से सपने देखना शुरू किए, और मैंने डिस्कस किया अपने परिवार में, और परिवार का निश्चित तौर पे वो सपोर्ट जो मुझे मिला, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ज़्यादा मत बोले। उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप बोलो, आप अपनी बात रखो। तो संवाद को जो ताकत बनाने वाली बात थी वो मुझे परिवार ने दी, और उन्होंने कहा कि आप अपनी पहचान बनाइए। मैं ये देखती थी कि भरतपुर में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती थी कि आप अपने पिता के या भाई के नाम से जाना जाते थे, कि ये तो उनकी बेटी है, ये तो उस परिवार से है, और ये तो उसकी बहन है। ये नहीं होता था। तो मीनवाइल आई थॉट कि मेरा नाम तो कहीं लॉस ही हो गया, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है, मतलब मैं तो सिर्फ इन्हीं नामों से जानी जा रही हूँ। तो समवेयर आई डिस्कस्ड विद माई मदर और फादर कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी जो माँ है वो ना 80s की, उन्होंने MA किया था, और मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस से ही रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पहचान बनाइए, हम भी चाहते हैं कि हमारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाए। बहुत खूब। और फिर मैंने पत्रकारिता का रास्ता चुना और MGMC किया, भरतपुर शहर में ही पत्रकारिता करी, और समाज के मुद्दे जो थे उनको उठाया, महिलाओं के मुद्दे को उठाया, और एक ऐसे मंच के साथ काम किया, दूरदर्शन जैसे मंच के साथ काम किया। एंड अब मैं अकेले वहाँ महिला पत्रकार थी, और ऐसी स्थिति में मैंने वहाँ अवैध खनन, आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस पर स्टोरी करने वाली भी मैं एक अकेली महिला रही, और उस पर जब कार्रवाई हुई तो निश्चित तौर पर वो मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक। बहुत अच्छी बात। इन पूरी बातों में मुझे आपकी जो बात सबसे दमदार लगी वो ये थी कि पिताजी ने कहा कि अपना नाम बनाओ, अपने नाम से पहचान, और वो हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ अलका जी से जिक्र करेंगे। अलका जी, आज हम देख रहे हैं कि अलका जी एक डेंटल सर्जन हैं, लेकिन वो सफ़र शुरू कैसे हुआ था और कितना टफ था वो?
बहुत टफ था। आज जब मैं कहीं किसी गैदरिंग में जाती हूँ और जब वहाँ बच्चियाँ या महिलाएं मुझे कहती हैं कि हमें आपके साथ एक पिक्चर क्लिक करानी है, तो मुझे रियलाइज़ होता है अच्छा कुछ किया है मैंने लाइफ में। और जर्नी इतनी टफ थी क्योंकि आज का टॉपिक भी हौसले की उड़ान है। वो हौसला कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता था कि पापा का नाम बहुत था समाज में और मैं कोशिश ये करती थी कि कहीं मैं उसको बीट कर पाऊँ। मतलब कभी आप पेरेंट्स के नाम को पीछे नहीं कर सकते हो, लेकिन पेरेंट्स के नाम के बराबर या उससे ऊपर आज मेरे पापा को इतना गर्व महसूस होता है जब वो न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स देखते हैं या टीवी न्यूज़ देखते हैं या मैं उनको बताती हूँ कि आज मैंने क्या काम किया, और वो टाइम टाइम पे मुझे इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि क्या गलत है। डांट भी पड़ती है ऑफ कोर्स मुझे वो हमेशा पिता का एक जिम्मेदारी रहती है। और क्योंकि मेरे पापा का ड्रीम था कि उन्हें डॉक्टर बनना है और फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से वो ये सपना पूरा नहीं कर पाए, तो उन्होंने उनकी आंखों का ये सपना मैंने पूरा करने की पूरी कोशिश की। हम तीनों भाई बहन डॉक्टर हैं। भाइयों के लिए तो बहुत इजी था क्योंकि लड़कों के लिए तो आज भी हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि देखिए, एक तो इकलौती बेटी, जयपुर में परवरिश हुई, नागौर की मैं बहू हूँ, तो मेरा सफ़र दोनों साइड बड़ा ट्रिकी और बहुत चैलेंजिंग भरा हुआ रहा कि यहाँ पे मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं मेडिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं कॉलेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने जब अपने कॉलेज स्कूल के एग्ज़ाम्स क्लियर किए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करके कॉलेज में एक डमी एडमिशन लिया। डमी तो नहीं बोल पाऊँगी मैं, क्यों जाती भी थी मैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज भी करके आती थी। बहुत टफ था, लेकिन क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं उनसे दूर जाऊँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, तुम मेडिकल मत करो, तुम बीएससी वगैरह कर लो। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, जो सपना आज मैं बचपन से देखती हुई आई हूँ, जब से समझदार हुई हूँ, मुझे वो सपना पूरा करना है। और फिर मैंने मेडिकल क्रैक किया। तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। इस सारे सफ़र में जो मेरे बहुत ख़ास थी, जो मेरे सबसे ज़्यादा पास थी, वो मेरी माँ है। माँ ने बहुत पहले, मतलब क्योंकि वो 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, तो वो ये सपना कभी पूरा कर नहीं पाई। अपने भाई बहनों को पढ़ाया, अपने परिवार का ध्यान रखा, जैसे कि हर महिला करती है, हर बेटी करती है। लेकिन मेरी माँ का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ इतना रहा। आज वो मुझे कहती हैं कि इतनी पढ़ाई क्यों की तुमने, आज तुमने एक अलग ही फील्ड में अपना नाम बना लिया है, बिजनेस में अपना इतना बड़ा नाम कर लिया है, अगर यही सब करना था तो तुमने मेडिकल क्यों किया। और मैं हमेशा माँ को यही कहती हूँ, क्योंकि मैंने मेडिकल किया, मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लगा, इसीलिए आज मुझे बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सम्मान मिलता है, जो मेरे पापा भी चाहते थे कि एक डेकोरम बना रहे। ऐसा कहते हैं कि महिलाएं जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई होती हैं, उनका डेकोरम एक नेक्स्ट लेवल होता है। आप कहीं भी चले जाइए, पहला स्थान डॉक्टर के लिए होगा, समाज में, सबके मन में, सबके दिल में। बिल्कुल, और वो सम्मानीय भी है। सभी डॉक्टर, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, वो बहुत सम्मानीय होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि भगवान के स्वरूप हमने उनको एक दर्जा दे रखा है। अब आपसे जानना चाहेंगे धर्मिता, हमने धर्मिता का आज तो देखा है कि धर्मिता नगर निगम में हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पीआर। धर्मिता का कल क्या था, कैसी थी वो शुरुआत? देखिए, ये सपनों की उड़ान या यूँ कह लीजिए हौसलों की उड़ान हमारे घर के आसपास के परिवेश, हमारी परिवार से मुझे मिले। मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि बेटा, आप पढ़ोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका कल अच्छा होगा। जो आप कह रहे हैं, अगर आप आज पढ़ोगे तो आपका कल बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग भी काफ़ी डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करते थे। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि ये हौसलों की उड़ान का जो मेरा ये सपना था, ये मुझे मेरी नानी से मिला, क्योंकि मेरी नानी जी गवर्नमेंट टीचर रही हैं, और उस दौर में उनका एक सरकारी टीचर होना मेरे लिए अपने आप एक मोटिवेशनल स्टोरी था, क्योंकि आसपास के माहौल को वो इस प्रकार से जागरूक रखती थी, आसपास के लोगों को मोटिवेट करती थी कि आप लोग भी पढ़िए। आसपास के जो उनकी महिलाएं थी उनको मोटिवेट करती थी। इसके साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि वो खुद टीचर थी तो उन तक पहुंचती थी, आसपास के लोगों को समझाती थी। तब मुझे लगा कि वो लोग जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आ रही हैं आम जनता के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, उन सब के लिए, लेकिन उन तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं वो योजनाएँ। तो उसके बाद मीडिया लाइन की तरफ मेरा झुकाव था। धीरे धीरे मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि जनसंपर्क, एक शासन, प्रशासन और
जनता के बीच समन्वय का काम करता है, तो इस मीडिया लाइन से अच्छा मुझे उन तक जानकारी पहुंचाने का और कोई माध्यम नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने इस मीडिया लाइन में आई और अपने हौसलों को मैंने उड़ान दी। बहुत खूब। और वाकई वो कहते हैं ना, हर किसी की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स होता है जिससे वो प्रेरित होता है, और वो परिवार का ही एक शख्स होता है। और कई बार कैसे अननोन को भी हमें लगता है कि नहीं, हमें इसके जैसा बनना है या इसके नक्शे कदम चलना है। अमृता, एक बात जानना चाहेंगे हम, आप प्राइवेट सेक्टर में थी, आप पत्रकारिता कर रही थी, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन होना, एज ए PR आपने ज्वाइन किया। अक्सर कहा जाता है जब कामयाबी हासिल होती है किस्मत अच्छी है। आप हर किसी से सुनेंगे, खासतौर से मैं देखूंगी बहुत सारी महिला, अरे इसका लक बहुत अच्छा था इसलिए इसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। कितना लक होता है और कितनी मेहनत होती है, क्योंकि मेरी नज़र में वो मेहनत ही होती है, लक बिल्कुल नहीं होता। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके किसी कुछ भी होने में, आप जो भी कुछ हैं उसमें जो एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वो मेहनत का है। और जहाँ तक बात कहूँ मेरी, तो मैंने MGMC किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद MCOM किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर MBA किया सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से HR और फाइनेंस में। मेरा PhD भी मास कम्युनिकेशन में है। मीनवाइल मैं UPSC की प्रिपरेशंस कर रही थी, और ड्यूरिंग प्रिपरेशंस मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे दोनों हाथ जो थे वो बुरी तरह से डैमेज हो गए, और उसमें कई सर्जरीज़ जो है वो हुई। और उसके बाद जब वैकेंसी आउट हुई PRO की, तो मेरे फादर ने फॉर्म फिल किया था और मैं तो हॉस्पिटलाइज थी उस टाइम पे, और उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया था कि यू वॉन्ट बी एबल टू होल्ड अ पैन इनफेक्ट। लेकिन मेरी मदर ने कहा कि ये कौन होता है, आप डिसाइड करेंगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और वो साहस जो उन्होंने उस वक्त मुझे दिया वही काम आया मेरे एग्ज़ाम में। और मैंने ड्यूरिंग दिस जर्नी, मतलब मैं हॉस्पिटलाइज थी, मेंटली बहुत ट्रोमा में थी, मैंने पढ़ाई शुरू करी, और उसी पढ़ाई के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्रैक भी किया, और आज मैं यहाँ हूँ। बहुत खूब। और वाकई सच मायने में हौसलों की उड़ान इसे ही कहते हैं, जहाँ ज़िंदगी आपको बहुत कठिन परिस्थितियों में ले आती है ना, आप फिर भी उस परिस्थितियों से निजात पाते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं। यही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियां जब आती है ना, तो वो आपका एक ऐसा मोड़ होता है, एक ऐसा दौर होता है कि जब आपकी सफलता बहुत नज़दीक होती है, और उस दौर को अगर आप पार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है। और ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि हमारे आसपास ऐसी महिलाएं हैं जो उन चुनौतियों से लड़ रही हैं, जीत रही हैं और एक मिसाल बन के पेश हो रही हैं। अलका जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से है कि आपने मेडिकल क्रैक किया और वो बहुत मेहनत थी, लेकिन आज आप एक फेमस एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत चीज़ें मैनेज कर रही हैं। वही चीज़ कि कहा जाता है कि ये तो इसका लक है या इसको सपोर्ट मिल गया, लेकिन वो जो मेहनत है ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है वो मेहनत कितनी ज़रूरी है कामयाबी के लिए? सिर्फ मेहनत ही ज़रूरी है, और अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम आपके सामने ही होंगे। जितना आज मैं ऊपर आपको दिखाई दे रही हूँ, उससे ज़्यादा हम कहीं ज़मीन के अंदर हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करके इतनी मजबूत नींव बनानी होती है। 1 सेकंड लगता है आपके व्यापार को ख़त्म करने में, लेकिन उसको बार बार बनाने के लिए हमने कितनी तो अपनी नींदें दे दी, कितनी रातें दे दी, कितने दिन दे दिए, अपनी पर्सनल लाइफ दे दी। कि जब तक मैं प्रैक्टिस में कर रही थी तो मुझे याद है कि हम 2 इंटरनेशनल टूर और 2 डोमेस्टिक टूर बच्चों को करवाते थे। अभी हाल ये है कि हम बिल्कुल बैक टू बैक पैक रहते हैं, कहीं नहीं निकल पाते हैं, कोशिश पूरी रहती है, लेकिन क्योंकि मैंने बच्चों के अंदर भी यही बीज बोए हैं कि हमारा करा हुआ आपको काम नहीं आएगा, आपको अपना नाम खुद बनाना पड़ेगा। तो अब मैं बच्चों के साथ भी बराबर लगी रहती हूँ, जिससे वो अपने पैरों पर उसी खूबसूरती से खड़े हो सकें जैसे कि आज मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर ने मेरा साथ दिया और मुझे यहाँ तक लेकर आए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सारी जो मेरी जर्नी है, इसमें मेरे पति का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। और आज वो गर्व से कहते हैं कि जब हमारा परिवार इकट्ठा होता है, हमारा एक संयुक्त परिवार है, जब परिवार इकट्ठा होता है तो बच्चे कहते हैं कि ताई जी कहाँ हैं, तो वो ये पूछते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड से, कि ताई जी कहाँ हैं, और आप तो अलका ताई जी के हस्बैंड हो ना। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड मतलब हर एक सक्सेस के बाद में
वो मेरी हर सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, समझाते हैं, कमियां निकालते हैं। स्क्रैच से उन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया। हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर रहे हैं और डॉक्टर के साथ साथ उन्होंने पैरेलल ही अपना बिजनेस भी खड़ा किया। लेकिन क्योंकि मैं सर्विस क्लास से आती हूँ, मेरे फादर सेल टैक्स कमिश्नर रहे, तो हम तीनों भाई बहन डॉक्टर थे, तो मुझे बहुत बिजनेस की नॉलेज नहीं थी। सारा बिजनेस स्क्रैच से मेरे हस्बैंड ने सिखाया है। और आज भी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है हमारी फैमिली में, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जिसमें वो मुझसे नहीं पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि मुझे शुरू से ही पिता का साथ मिला, भाई का साथ मिला, पति का साथ मिला और मेरे दोनों बेटों का साथ मिला। कि जहां आज मैं आपको दिखाई दे रही हूँ उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो टीम इन लोगों की है। ये एक अच्छी बात भी है, पर अक्सर कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब इंसान के पीछे एक साथ होता है, वो साथ होता है परिवार का, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। तो मैं एक छोटी सी लाइन जोड़ना चाहूँगी। आज मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली कहने में गर्व होता है, क्योंकि मैं जिस परिवार की बहू बन के गई, अगर मैं उस परिवार में बहू बन के नहीं जाती तो आज मैं आपको यहाँ नहीं दिखाई देती। क्योंकि जबकि बहुत सुख संपन्नता है भगवान की, ईश्वर की दया से, दोनों ही परिवारों में, पियर और ससुराल, लेकिन मेरी सासू माँ 14 ईयर्स की तो शादी होके आ गई थी। हाँ। और वो वहीं उसी परिवेश में बड़ी। और जब मैं शादी होके गई तो मैं उससे पहले मेरे पेरेंट्स ने उनको बताया इसको कुछ नहीं आता है, सिर्फ पढ़ रही है अभी, और हमने इसकी शादी आपके यहाँ फिक्स कर दी है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, जैसे मैंने मेरी दोनों बेटियों को पाला है ऐसे मैं इसको रखूँगी। और आज आप मुझे देखें कि मेरे अंदर जो भी बदलाव आया, अदरवाइज़ मैं बहुत ही रिजर्व लड़की थी, हर किसी से बात नहीं कर पाती थी, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती थी, अपने अधिकार के लिए तक नहीं बोल पाती थी। जिस फैमिली से मैं आ रही हूँ वहाँ से मेरा ये था, लेकिन जिस परिवार में मैं गई बहू बन के, वहाँ से मैंने सीखा कि हमें अपने अधिकार मांगने में कहीं शर्म नहीं करनी है, कहीं झिझक नहीं करनी है, बोल्डली हर सिचुएशन को फेस करना है, चाहे वो कहीं भी। एज ए डॉक्टर हमने कई बार ऐसा देखा, पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, पेशेंट एंड स्टेज पे आता है और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरे हस्बैंड के ऊपर आज जो भी आशीर्वाद है वो मेरे सास ससुर का, मतलब कहते हैं ना कि आपका परिवार कैसा है, आपकी माँ कैसी है, तो मेरी दोनों माँओं ने ही, जैसे हम बार बार तीनों बातें कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पिता का सपना था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी माँ ने भी बराबर उतना ही योगदान दिया है हम जहाँ पे आज खड़े हैं उसके लिए। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ अलका जी की बात से, क्योंकि सेम मेरे भी हस्बैंड और मेरी सासू माँ का बहुत रोल रहा है मेरी सक्सेस में। क्योंकि पीआर सर्विसेज में टाइम लिमिट नहीं होती है, टाइम लिमिट नहीं होती है। आप सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम तक 8 भी होते हैं, 9 भी बज जाते हैं। तो लेकिन मेरी सासू माँ पीछे से ये कहती है कि तुम संभाल, तू ऑफिस संभाल, घर में संभाल लूँगी। तो पीछे से एक मन में मनोबल रहता है, मन में एक रहता है कि नहीं ठीक है, घर पर कोई बच्चों को संभाल रहा है तो आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं, अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो पति और इन लॉज का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड ने इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप किया है, जिसकी वजह से आज शायद मैं जीवन में बहुत अच्छा कर पा रही हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, वो सपोर्ट के बिना कामयाबी नहीं मिल पाती। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी अमृता, जिस तरीके से कहा कि चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या पीआर फील्ड हो या मीडिया की फील्ड हो, कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो टाइम की पाबंद नहीं होती। वो 12 घंटे की 8 घंटे की नौकरी नहीं होती, वो 24 घंटे की नौकरी हो रही होती है और महिलाओं के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। एज अ फीमेल टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि महिला की खूबसूरती है और ये भारतीय महिलाओं की तो ख़ास बात है कि वो सब कुछ करेंगी, मगर उनकी पहली प्राथमिकता उनका परिवार होता है। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ईश्वर ने जब हम महिलाओं की जो रचना की है ना, वो इतना ज़्यादा गुणों के साथ की है और इतना तब धैर्य के साथ की है, इतने मैनेजमेंट स्किल्स के साथ की है। हो सकता है हमें तो मैनेजमेंट कोर्स करते हैं लोग, लेकिन हम बॉर्न विद मैनेजमेंट स्किल्स बिल्कुल, हैं। वो होती है, पैदाइशी खूबी आप होती है। परिवार को देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं हैं, हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, वो किस तरह से उसमें सामंजस्य बना के रखती हैं और किस जो टाइम मैनेजमेंट है, जो फैमिली मैनेजमेंट है, उन सबको करके रखती हैं और किस धैर्य के साथ वो सारी चुनौतियों का सामना कर रही होती हैं। तो वही चीज़ हमारे साथ है कि हमारे जो प्रोफेशन है उसमें टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, मतलब टाइम का कुछ पता ही नहीं है कि आपको कितना वक्त लगेगा ऑफिस में। और सुबह से लेके, जैसा कि धर्मिता जी ने बताया कि सुबह से लेके और रात को 8 और 9 भी बज जाते हैं और मीनवाइल आपको आपका परिवार भी मैनेज करना होता है। चूँकि मैं मेरे पेरेंट्स की केयर के लिए मेरी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ और मैं आज भी उनके लिए तत्पर हूँ।
तो मैं वो सारा चीज़, उनकी मेडिसिन, उनके डॉक्टर्स को दिखाना, उनके खान पान को पूछना, तो मीनवाइल ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि ये बॉर्न स्किल्स हैं, ये होते हैं और निभा लेती हैं बिल्कुल। हाँ, महिलाएं बहुत बखूबी निभा लेती हैं। इसी वजह से आज आप देखिए कि हर क्षेत्र में जो महिलाएं बेटर कर पा रही हैं, उसका रीज़न भी यही है, शायद यही है। और कि हम जहाँ परिवार में इतना अच्छा कर लेते हैं, तो हम समाज में भी उतना अच्छा कर लेते हैं, हम ऑफिसेज में भी उतना अच्छा कर लेते हैं। और वही एक रीजन है कि आज हमारे राजस्थान में भी आप देखेंगे तो महिला नेतृत्व करता है, बिल्कुल नेतृत्व का साहस देने वाली तो है ही। आज हम नेतृत्व करता बन गए, आज हम पथ प्रदर्शक जो हम थे, आज हम पथ रचयिता बन गए। तो वह, और जब हम पथ रचयिता बने तो समाज की जो खूबसूरती है, जो एक विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जो आप बात कर रहे हो, उसमें जो आप महिलाओं की भूमिका देखोगे तो वो आपको सामने दिखाई देगी। वो यही वजह है और उसके लिए बहुत सारी मेहनत भी कर रही हैं। यहाँ अलका जी, आपसे एक बात जानना चाहूँगी, आप बहुत सारी ऐसी बच्चियों के लिए काम कर रही हैं, ख़ासतौर से जो स्लम एरिया में बच्ची हैं, वो कितना सेटिस्फेक्शन देता है और कितना ज़रूरी होता है करना? मुझे लगता है कि हम सबको ही एक सोशल आउटरीच प्रोग्राम करना चाहिए, और जितनी मदद हो सके, अगर भारत के अंदर हम सारे परिवार किसी भी एक परिवार का हाथ थाम लेंगे, ऐसा जिसको कि जो बिल्कुल लास्ट है, जिसको कहते हैं ना एंड पे है, जिसको ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है। जब आप स्लम्स में जाओगे, आज हमारे बच्चों के पास 4-4 बैग्स होते हैं, 10-10 जूते होते हैं, अलमारियाँ भरी पड़ी होती हैं, लेकिन जब आप स्लम्स में जाते हो और बच्चों को अगर कुछ भी एक ऐसा गिफ्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि असली खुशी कहाँ छुपी हुई है। मैं इसी तरह एक कार्यक्रम में कहीं पे विशिष्ट अतिथि बन के गई थी, ऐसे बस्ती के अंदर। उस समय छोटे वाले बेटे ने मेरा 12th दिया था और बड़े बेटे सेट हो चुके थे। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा छोटी छोटी सी बच्चियाँ बहुत प्यारी पोशाक में है, राजपूती पोशाक में है, और मेकअप करी हुई छोटी बच्ची, चाहे वो 6 साल की है, चाहे वो 12 साल की है, और उनको ये नहीं पता था कि कपड़ों में थोड़े रिवीलिंग थे, उनको नहीं पता था बच्चों को कि हमें अपने आप को कैसे कवर करना है। तो जब मैं मंच पे बैठी थी तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बस वो बच्चे बच्चे दिखाई दे रहे थे चारों तरफ। और जब वहाँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था और उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कुछ कहिए 2 शब्द इस कार्यक्रम के बारे में, तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला कि इन बच्चों को पढ़ाई या स्किल या स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि ये तीनों ही मेरे कोर काम है, उससे रिलेटेड कुछ भी मदद चाहिए, आधी रात को आप मुझे फ़ोन कर देना। 3 साल हो गए मुझे लगातार, मुझे ऐसा लगा मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया। मैं मेरे बच्चों को जब उनके 10th 12th हुए तब मैंने 20 दिन का ब्रेक लिया और रिबाउंस करके वापस आई। मुझे कभी इस चीज़ की गिल्ट भी नहीं हुई, और बच्चों का एक्सीलेंट रिजल्ट जो कोचिंग्स में भी नहीं आ सकता है। तो फिर मुझे लगा कि मेरे बच्चों को अगर मैं 20 दिन में पढ़ा सकती हूँ, तो इन बच्चों को अगर मैं 1 घंटा हफ्ते का दूंगी तो ये कितना अच्छा करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन बच्चियों को जब मैंने पढ़ाया, कोई मेरे यहाँ बैठी होती थी, कोई यहाँ बैठी होती थी, कोई गोदी में बैठ के, और 2 दीदी, एंड दे वर सो ब्रिलियंट। उनको पढ़ाना 1.5-2 घंटे हर संडे जाके, और पढ़ाने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं था। उनका कच्चा आंगना जिसमें गोबर पड़ा है, कंकड़ पड़े हैं, ऊपर छत लीक कर रही है क्योंकि उसकी फूस की छत होती है। इन परिस्थितियों में मैंने उन बच्चों को पढ़ाया। यहाँ धर्मिता, आपसे जानेंगे कि कितना ज़रूरी लगता है, चूँकि आपने एक प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट जॉब में आई, बहुत सारी बच्ची होंगी जो अपने ख्वाबों को देख रही होंगी, उन्हें मंजिल नहीं मिल रही होगी, कहाँ से उन्हें शुरू करना है ये भी नहीं जानती होंगी, क्या कुछ करना चाहिए उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो सपना देखना मत छोड़िए, बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़रूरी ये है कि सपना देखना मत छोड़िए, उसके बाद सपनों को पूरा करना मत छोड़िए। बहुत सारे लोग आएंगे जब आपके ऊपर आक्षेप भी लगेंगे, लेकिन उन आक्षेपों का जवाब आपको आपकी सफलता, आपकी मेहनत, आपके धैर्य, आपके संकल्प शक्ति के साथ, सफलता के साथ देना है। तो मैं ये कहूँगी उन बच्चियों को जो तैयारी कर रही हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कि आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन आप उन रुकावटों को दूर कर आगे बढ़िए, ठहरिए नहीं, आगे बढ़िए। मैं 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल। अपनी एहसास को शिद्दत से जगा कर देखो, हर एक जुनून को हसरत तक बढ़ा कर देखो, मिटाकर खुद को मुकाम मिलता है कोई, किसी मंजिल के लिए पाँव उठाकर तो देखो। वाह वाह, बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरती से ये लाइन पेश की है, और वाकई में ही ये कहीं ना कहीं इंस्पायर भी कर रही हैं। कोशिश तो करके देखिए, वो कोशिश आपको मंजिल तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, इस वक्त आप नगर निगम में हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आप PR डिपार्टमेंट का। बहुत आसान नहीं होता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे शहर की जिम्मेदारी होती है, और नगर निगम और जनता के बीच एक संवाद कायम करना होता है। किस तरीके से वो संवाद कायम करती हैं और कितनी मशक्क़त करती हैं?
देखिए मशक्क़त तो बहुत करनी पड़ती है क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है, पीआर का फील्ड ही ऐसा है। इससे पहले मैं कलेक्ट्रेट भी थी तो वो भी बहुत चैलेंजिंग था और अभी भी चैलेंजिंग है, लेकिन इसके साथ साथ परिवार का सहयोग, पति का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके बिना शायद आप काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, यहाँ लीडरशिप भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हो और इतने लोगों से आप बात करते हो, मीडिया से भी संवाद करना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवानी होती है, तो ये सब रात तक चलता रहता है। प्रेस नोट्स भी होते हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं रह जाए, ये भी चीज़ें रहती हैं। तो इसके साथ साथ क्या है, परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अमृता जी ने कहा था कि ये तो हमारे इंटरनल चीज़ है, मैनेजमेंट ईश्वर ने देकर भेजा है, तो ये टाइम मैनेजमेंट कह लीजिए, चीज़ों का मैनेजमेंट कह लीजिए, ये सब तो हमारे अंदर है। तो उस और लीडरशिप है, सभी को साथ लेकर चलने की आदत है, तो ये सब चीज़ें फिर परिवार के सहयोग से पूरी हो जाती हैं। बहुत सही बात कही है और ज़रूरी कहा है कि लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि वक्त कम है इसलिए कम शब्दों में जानना चाहेंगे। सबसे पहले अमृता आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी बच्ची हैं जो ख्वाब देख रही हैं, उन्हें कैसे उस ख्वाब की पहली शुरुआत करना चाहिए? सपने बड़े देखिए, छोटे सपनों से शुरुआत नहीं करनी, बड़े सपने देखिए और साकार करने में लग जाइए। अपनी बात रखिए, बोलना बंद मत कीजिए, अपने अधिकारों को पहचानो, अपनी बात को रखिए, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए और पहचानना सीखिए। डर नहीं, जिम्मेदारी का एहसास करिए। बहुत खूब। और जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपके हाथों में। बहुत सही बात है। धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है, पेशेंस रखना है। ये नहीं देखना कि भाई हम एक अटेम्प्ट में फेल हो गए या 2 अटेम्प्ट में फेल हो गए। हम अटेम्प्ट में फेल हो सकते हैं, वो आपके सक्सेस की सीढ़ियाँ हैं, वो फेलियर नहीं है। बिल्कुल। तो आप जब फेल हो रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप सक्सेस की एक सीढ़ी चढ़ गए, क्योंकि आपने बहुत सारा अनुभव उस दौरान लिया है, बहुत सारा ज्ञान का जो अर्जन है वो उस दौरान आपने किया है। तो निश्चित तौर पे वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। अलका जी, आपको क्या लगता है कि बहुत सारी इस वक्त बच्चियाँ देख रही होंगी, महिलाएं देख रही होंगी, कहीं ना कहीं एक खूबी, एक हुनर उनमें भी होगी, वो कैसे अपने हौसलों को उड़ान दें? देखिए, हर बच्चा भगवान की श्रेष्ठतम रचना है और फुल ऑफ पोटेंशियल है। मैं यहाँ जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, मैं उन सबको एक ही मैसेज करना चाहूँगी, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। पहले अपने आप को अहमियत दीजिए। अगर आप अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो ये दुनिया आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। डोंट बी अवेलेबल। आप इजीली ना कहना सीखिए। जहाँ आपको लगता है कि ये मेरे मतलब का काम नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, वो काम नहीं करना है। पैशन इज़ योर फ्यूचर। आपकी जो ऐसी कोई हॉबी कुछ ना कुछ हर बच्चे में होती है जिसको वो बिना थके घंटों कर सकता है, और वही आपका फ्यूचर बनाने वाला है। और इसके साथ में 3 कीवर्ड्स जिनको आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलें। टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम अभी बार बार बोल पा रहे हैं। कंसिस्टेंसी, कोशिश करनी नहीं छोड़नी है। सिचुएशंस तो विपरीत होंगी, उस विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना ही हमारी खासियत है, और वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा कमिटमेंट। अगर ठान लिया आपने तो वो काम ज़रूर होगा। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात शिद्दत से आपको वो दिलाने के लिए लग जाती है। लेकिन फोकस योर सेल्फ, ड्रीम बिग लाइक एनीथिंग। कि ये सपना, तो आप कभी ये मत सोचना कि सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे होते हैं। देखना शुरू करिए अपनी आंखों से, अपने माता पिता की आंखों से, अपने आसपास अपने दोस्तों के और चाहने वालों की आंखों से। बिल्कुल, वो ज़रूरी है। आप क्या कहेंगी? मैं अमृता जी और अलका जी की बात से सहमत होते हुए कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी। आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, उसका अधिकतर टाइम सोशल मीडिया पर जा रहा है। वो अधिकतर टाइम रील्स देखने में, इंस्टा देखने में या फेसबुक देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं उस यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना टाइम इन पे वेस्ट मत करिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी इतनी अच्छी चीज़ें आती हैं कि उन पर वो सीख सकते हैं। तो उन चीज़ों पर अपना टाइम लगाइए, धैर्य रखिए, संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़िए और कोशिश करना मत छोड़िए, सपने देखना मत छोड़िए। उन सपनों को पूरा देखने के लिए शिद्दत के साथ जुट जाएं। बिल्कुल, वो शिद्दत, वो मेहनत, और वो कहते हैं ना, एक दिल में एक आशा, एक उम्मीद बहुत ज़रूरी है। आज आप तीनों से जो बात हुई उससे मुझे यही लगता है कि अगर अपने हौसलों की उड़ान को पंख देने हैं ना, तो अपने पंखों को फैलाना पड़ेगा, ख्वाबों को बड़ा करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा। आप तीनों यहाँ आए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आप तीनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।